जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में यूपीएसआई 2025 एग्जाम के लिए कुछ हिंदी के ऐसे 50 सवाल देखेंगे साथियों, टॉप लेवल के, जो आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथियों मैं कहूंगा परीक्षा से पहले इन सवालों को अगर आप घोल कर पी जाते हैं तो हिंदी के कम से कम 5 से 6 सवाल आपको इन 50 सवालों में से देखने को मिलेंगे। और उसके बाद 50 सवाल आपको करवाऊंगा जीके जीएस के, और वहां से भी बहुत सारे सवाल आपको साथियों अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप साथियों वाकई में इस बार वर्दी लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इन सवालों को चेक करिएगा। और हिंदी की अगर बात करें ना, तो हिंदी में साथियों आपको लगभग 25 से 27 क्वेश्चन सही करना है। जीके का भी मैं आपको टारगेट बता दूंगा। पहले इन हिंदी के 50 सवालों में से 25 से 27 सवाल करने की पूरी कोशिश कीजिए, अपनी पूरी जान लगा दीजिएगा। पहला सवाल तो आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है। आपसे सैकड़ों बार सवाल पूछा गया है, तो बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है हिंदी। अगला सवाल देखिए कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। साथियों हिंदी भाषा की अगर बात करते हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आंसर आपका सी होगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप साथियों क्या है, तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप साथियों खड़ी बोली है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए हिंदी भाषा का साथियों जन्म हुआ था, तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है साथियों, या लौकिक संस्कृत से हुआ है, पाली संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से। तो आपको याद रखना है साथियों कहां से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो भारत में हिंदी को आप जो रखेंगे कि हिंदी क्या है, हिंदी एक राजभाषा है साथियों, राष्ट्रभाषा नहीं है। राइट आंसर आपका भी होगा। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और आपके एग्जाम में पिछली कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया और इस बार भी आपके एग्जाम में आएगा। तो अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 की बात करते हैं, तो इन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शब्द नहीं, व्यंजन भी नहीं, स्वर भी नहीं साथियों, वर्ण की अगर बात करें तो वर्ण जो है ना, यही तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द समूह को, शब्द के समूह को नहीं, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को नहीं साथियों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है साथियों वर्णमाला। उसके बाद देखते हैं साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि वृक्ष पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में पर जो है ना ये कौन सा कारक है। तो देखिए में या पर की अगर बात करते हैं साथियों, पर जहां पर होता है वहां पर अधिकरण कारक हो जाएगा, तो अधिकरण आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि इनमें से कंठ ध्वनि कौन सी है। तो कंठ ध्वनि की अगर बात करें तो साथियों का और खा ये कंठ ध्वनियां ही तो हैं। उसके बाद देखिए स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन की अगर बात करते हैं साथियों, तो ड और ढा आप लोग याद रखेंगे, यानी कि आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की क्या लिखा हुआ है साथियों, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की है ना पुनः स्थापना साथियों कब की गई। तो ये आपको याद रखना है साथियों 1956 में की गई। 1956 आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा, यहाँ पर साथियों थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, यह भी आपसे साथियों पूछा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आप लोग, कह रहे कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को साथियों क्या कहा जाता है। तो इसको संधि कहा जाता है। संधि आपका यहाँ पर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सवालों को काउंट करते रहिएगा, 25 से ये समझ लीजिएगा 27 आपका स्कोर आना चाहिए साथियों इन 50 सवालों में से। ये बात ध्यान रखना है आपको। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। अगर आप अच्छे से जानते हैं संधि के प्रकार, तो कमेंट में एक बार लिखकर बताइए कि संधि के वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है, समास नहीं, अव्यय नहीं, उपसर्ग नहीं साथियों, उसको प्रत्यय कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है साथियों समास कहा जाता है। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों, संक्षेप होता है। संक्षिप्त आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखिए, करके प्रख्यात में उपसर्ग क्या है। प्रख्यात में क्या अगर बात करते हैं साथियों, प्र यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा और बाकी शब्द क्या होगा, ख्यात शब्द हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत तेजी के साथ साथियों आप सवालों को देखकर उसके जवाब दीजिए।
वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहा जाता है? तो साथियों वस्तु स्थान या विचार के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं साथियों? मैं कहूंगा 5 भेद होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? एक बार कमेंट में मुझे बताइए। कह के प्रत्युत्पन्नमति शब्द में उपसर्ग साथियों क्या है बताइए। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा और प्रति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन का अगर आपको साथियों क्या विलोम बनाना है तो क्या हो जाएगा? इसका आगमन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। और यहाँ पर बड़ा आ आया है तो बड़ा आ आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए निर्वासित में साथियों प्रत्यय क्या है? तो निर्वासित की अगर बात करते हैं इसमें निर्वासित में इत प्रत्यय है। क्या है निर्वासित में? इत प्रत्यय। आंसर आपका डी है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग साथियों सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्य होता है। करके बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्दों की संज्ञा आपको बताना है। यानी कि आपको साथियों बुढ़ापे शब्द के बारे में पूछा जा रहा है। बुढ़ापे में तो भाववाचक संज्ञा है। आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो दावानल कहा जाता है। आंसर आपका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। वो स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसके लिए साथियों एक शब्द क्या होगा? तो उसको बांझ कहा जाता है जिसकी कोई संतान नहीं होती। अगला देखिए तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए। इसमें कौन सा अलंकार है? मैं कहूंगा इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके चरर मरर खुल गए अरर। इस फोटो में कौन सा अलंकार है? इन शब्दों में सातों कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी वही सातों आपका कौन सा अलंकार है आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो इसमें भी सातों आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है स्थायी भाव की संख्या कुल मिला के 11 होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती हैं साथियों? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव साथियों निर्वेद होता है। निर्वेद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आलोक का विलोम क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो आलोक का विलोम साथियों अंधकार होता है। क्या होता है? आलोक का विलोम अंधकार होता है। अगला देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव उत्साह शोक हास या सातु रति। मैं कहूंगा रति आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे गरिमा का विलोम क्या होगा? तो गरिमा का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो लघिमा आपको बता देना है। राइट आंसर आपका बी है। अगला देखिए, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? ये सवाल सातु इंपॉर्टेंट है और आपके इस बार यूपीएसआई के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों के पद्माकर का नाम ध्यान रखना है। ये शिवा बावनी के रचनाकार हैं पद्माकर। जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है साथियों। तो लड़का सेना श्याम दुख। मैं कहूंगा लड़कों की अगर बात करते हैं लड़का या लड़को, इन शब्द में साथियों जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द इसमें से स्त्रीलिंग है? सहारा स्त्रीलिंग शब्द है ना। सहारा पुल्लिंग है, सॉरी सूची पत्र पुल्लिंग है, सियार पुल्लिंग है। परिषद की अगर बात करते हैं ये साथियों आपका एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला देखिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय स्थायी भाव की अगर बात करते हैं साथियों ये अद्भुत रस में होता है। अगला देखिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो मैं कहूंगा साथियों क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय। अगला सवाल है करके छंद का सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिलता है? तो छंद का सबसे पहले उल्लेख साथियों ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, यानी कि कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? तो चरणों में भी और यति में भी। यानी कि आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साथियों क्या कहा था? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो क्या कहा था ये आपको यहाँ पर साथियों बताना है। अगर आपका जवाब वीरगाथा काल के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। और ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य के जो आरंभिक काल है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था। सदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो सदय तो नहीं होना चाहिए साथियों, यहाँ पर कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है साथियों, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। अगला देखिए, हरिश्चंद्र है ना, क्योंकि साथियों ये एक तरीके से अगर शब्द बताएं तो इसके टुकड़े नहीं हो सकते साथियों, है ना। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि, हाँ ये वाला शब्द सही है। तो इसमें हरि एक तरीके से बात करें विसर्ग आ जाएगा तो विसर्ग संधि यहाँ पर साथियों हो जाएगी, है ना। चलिए उसके बाद देखिए, रोगी में क्या लिखा हुआ है साथियों? रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा थी। तो जिजीविषा यहाँ पर साथियों गलत लिखा है ना।
और ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं लिखा है। जिजीविषा की वर्तनी आपसे हो सकता हो शायद पूछी जा रही है, तो जिजीविषा ऐसे तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हो ना, ऐसे जरूर पूछी जाती है। कह रहे कि सावधानी शब्द में प्रत्यय क्या है, मुझे बताइए। तो सावधानी में प्रत्यय की अगर बात करते हैं तो बड़ी ई आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यहाँ पर उज्जवल गलत लिखा हुआ है, तो उज्जवल कैसे लिखा जाता है, 2 बार जा और दोनों बार आधा जा, सैकड़ों बार मैं आपको बता चुका हूं। अगला देखिए, बहाव शब्द में प्रत्यय सातु आपको बताना है। तो बहाव की अगर बात करते हैं सातु, इसमें क्या हो जाएगा, बहाव में मेरे हिसाब से सातु आव प्रत्यय आना चाहिए, लेकिन आव प्रत्यय यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया सातु, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी चाहिए। तो अब आपके सामने सातु हिंदी के पूरे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें से देखना है कि आपने कितने सवाल बिल्कुल सही किए। और अब आपके हिंदी के बाद साथियों 51 नंबर से 100 तक हम लोग जीके जीएस के सवालों को देखेंगे बहुत तेजी के साथ। तो कहने कि असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए, रीछों के लिए, बाघों के लिए, मैं कहूंगा हाथियों के लिए जानी जाती है साथियों असम में मानस सेंचुरी। उसके बाद देखिए, कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो जो बेंगलुरु शहर है ना साथियों, बेंगलुरु शहर ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए, रायपुर किस राज्य की राजधानी है, तो रायपुर की अगर बात करते हैं साथियों, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। सही जवाब आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, नामदफा नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है, तो नामदफा नेशनल पार्क की बात करें साथियों, नामदफा नेशनल पार्क भी लिखा होता है, नामदाफा भी लिखा होता है। तो अगर ये आए तो अरुणाचल प्रदेश आपको बता देना है। करके पूर्णतया कार्बनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है, तो किस राज्य की बात चल रही है, मैं कहूंगा साथियों सिक्किम की बात चल रही है ना। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भारत का पहला नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं, जिम नेशनल पार्क है, सॉरी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आंसर आपका ए होगा। कोंकण रेलवे जोड़ती है, तो कोंकण रेलवे रोहा को मैंगलोर से जोड़ती है, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। कह रहे कि थार एक्सप्रेस जाती है, तो थार एक्सप्रेस अफगानिस्तान जाती है, नहीं बांग्लादेश में नहीं साथियों, पाकिस्तान जाती है थार एक्सप्रेस। उसके बाद देखिए, यदि होंगहो चीन का शोक है, तो बिहार का शोक कौन सी नदी है, यानी कि कुल मिला के साथियों बिहार का शोक की अगर बात करते हैं तो जो कोसी नदी है ये बिहार का शोक ही तो है। उसके बाद देखिए, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी जो है ना, ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। उसके बाद देखिए, करके गोवा किस नदी पर स्थित है, तो गोवा नर्मदा नदी पर स्थित है, नहीं साथियों, गोवा जो है ना ये मांडोवी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, मांडोवी नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, बताइए। तो इनमें से कौन सी नदी साथियों कच्छ के रण में समाहित होती है, मैं कहूंगा जो लूना नदी है ना साथियों, ये कच्छ के रण में ही समाहित होती है। उसके बाद देखिए, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो नासिक शहर की अगर बात करते हैं, ये तो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, अब उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये साथियों महानदी पर बनाया गया है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को साथियों थार मरुस्थल कहा जाता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, साइलेंट वैली ये कहां पर स्थित है, तो ये तो साथियों केरल में स्थित है। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, तो कामाख्या मंदिर सातु कहां पर स्थित है, यह असम में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। करके सरक्रीक निवेशिका ये कहां पर स्थित है, गुजरात के साथ लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, सरक्रीक गुजरात के साथ लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर ही स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली, तो पहले से आंसर लगा, भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है साथियों, बेंगलुरु को कहा जाता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है, तो म्यांमार से किसकी सीमा नहीं मिलती, किस राज्य की, मैं कहूंगा मिजोरम राज्य की सीमा म्यांमार से मिलती है। उसके अलावा मणिपुर की भी मिलती है और नागालैंड की भी मिलती है, लेकिन मेघालय की नहीं मिलती है। तो यही आपका आंसर है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है, मुझे बताइए। तो डेल्टा नहीं बनाती है साथियों, मैं कहूंगा ताप्ती नदी जो है ना, ये डेल्टा नहीं बनाती है, तो ये आपका जवाब है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर है, बताइए। तो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें साथियों, इसका स्रोत भारत के बाहर है। आंसर आपका ए होगा। कह रहे सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है,
सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है साथियों? ये ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। जवाब आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 32, 37, 40। 40 आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 40 ही राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। उसके बाद देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसका कथन है मुझे बताइए? तो ये किसका कथन है साथियों? ये अरस्तू का कथन है। आपका जवाब जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है कि वो वित्तीय आपातकाल लागू कर सके? तो किस अनुच्छेद के तहत साथियों ये अधिकार प्राप्त है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अधिकार उसको अनुच्छेद 360 के तहत प्राप्त है। आंसर आपका डी होगा। करके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान से इसे लाया गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों इसे किस संविधान से लाया गया है? इसको 42वें संविधान संशोधन से लाया गया है। आपका जवाब जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है साथियों यहाँ पर कौन से संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से? अच्छा, ये लिखा 74वां संविधान संशोधन, यानी कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे? ग्राम पंचायत से है? नहीं साथियों, नगर पालिकाओं से है। इसलिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए साथियों 20 सवाल और बाकी हैं, आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे बहुत तेजी के साथ। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, ये इसका संबंध साथियों किस संबंध से है? तो अगर बात करते हैं अनुच्छेद 368 के, तो ये तो संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन थे मुझे बताइए? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन कहां पर लिखा हुआ है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइए? तो कितने वर्षों का होता है? मैं कह सकता हूं साथियों 6 वर्षों का होता है। 6 वर्ष आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन थे साथियों, मैंने आपको बताया। अगला देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष आपका जवाब है। भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक समिति, संयुक्त संसदीय समिति। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो प्राक्कलन समिति आपको साथियों बता देना, ये भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए? तो रवि राय तो नहीं थे, आनंद शैनन भी नहीं थे, हुकुम सिंह भी नहीं थे, बल्कि जीवी मावलंकर थे। ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, जीवी मावलंकर। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगला सवाल देखिए, करके संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैं कह सकता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा की। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो भारत में जो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण साहब ने ही भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। संसदीय सदस्य, संसद के सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वो सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहें। 45 दिन के अंतराल पर साथियों, यानी कि 45 दिन तक अनुपस्थित रहें, या 60, 90, 365 दिन। मैं कहूंगा 60 दिन तक अगर वो अनुपस्थित हैं तो मैं कहूंगा उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? तो आपका जवाब साथियों जो होना चाहिए वो अनुच्छेद 39 का ए होना चाहिए, क्योंकि यही अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो कौन से की बात चल रही है? मैं कहूंगा साथियों जो अनुच्छेद 21 का ए है ना साथियों, अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। भारतीय संसद में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संसद में साथियों कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को पद की शपथ साथियों किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो मैं कह सकता हूं राज्यपाल को पद की शपथ जो दिलाई जाती है वो साथियों किसके द्वारा दिलाई जाती है?
तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा तो साथियों नहीं दिलाई जाती है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा भी राष्ट्रपति नहीं साथियों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। आंसर आपका डी होगा। कह रहे कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है। तो कितने समय में साथियों, मैं कहूंगा 6 वीक्स में यानी कि 6 सप्ताह में पारित करना होता है। अगला देखिए, राज्यपाल के विवेक अधिकार कहां पर सीमित हैं। तो राज्यपाल के विवेक अधिकार कहां पर सीमित है साथियों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रालय की बर्खास्तगी या विधानसभा को भंग करना, विधेयकों को स्वीकृति देना। मैं कहूंगा विधेयकों को स्वीकृति देना, यह आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो कितनी साथियों, मैं कहूंगा 30 ईयर है, 30 ईयर है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, संघ एवं राज्य के मध्य संबंध किस भाग में वर्णित है। तो किस भाग में वर्णित है, भाग 11 में वर्णित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले थे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे। भारत में 640 जिले थे। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों ये आपने कुल मिला के पूरे 100 क्वेश्चंस देखे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक जय हिंद का साथियों कमेंट जरूर आप लोग कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है साथियों। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।